पत्र जारी करने की सरकार से मांग तक कर ली है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये समिट आयोजित कर रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन किया। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इंतजार अब बस खत्म हो गया है। 2 दिन बाद यानी कि 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। FRI देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल FRI का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि समिट से पहले ही सरकार ने अपना लक्ष्य हासिल करते हुए 2.5 लाख करोड़ के MOU साइन कर लिए हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि समिट के दौरान भी कई हजारों करोड़ के MOU हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इन दावों को हवा-हवाई करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि MOU तो 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट में भी हुए थे, लेकिन धरातल पर सब शून्य रहा। वहीं कांग्रेस ने सरकार से 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट से राज्य में हुए निवेश का श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी सबमिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे, उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड मेरे थे, उनका उत्तर ना तो अभी तक मुख्यमंत्री ने दिया, ना इनके प्रवक्ताओं ने दिया। पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैकेंजी ग्रुप कौन है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी अमेरिका को, उसको क्यों लाया गया? 2.5 लाख रुपया प्रति एक दिन के हिसाब से आप भुगतान कर रहे हैं। कितने कदम आगे बढ़ी? वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए लाई गई थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक सॉलिड बेस दिया जिसमें सिडकुलों की स्थापना की यहाँ और उधम सिंह नगर में। जितने उद्योग आए, जितनी इन्वेस्टमेंट आई थी, उसमें से कितनी बची है, कितने उद्योग यहाँ से चले गए और गए तो उनके कारण क्या है? तीसरा, ऐसी कंपनी से करार लंदन जाके क्यों किया गया जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही है? कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, गाजियाबाद में उसका हेड ऑफिस है, वो यहाँ ऑलरेडी काम कर चुकी है, संपर्क में उससे यही MOU क्यों नहीं हुआ? 3। चौथा, कि जो बिजली की आवश्यकता होती है, लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता होती है, सड़कें दुरुस्त उसकी आवश्यकता होती है, आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के हिसाब से 3.5 महीने 400 के आसपास सड़कें बंद रही। उत्तराखंड सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो झूठ और छलावा लोगों के सामने पेश कर रही है, उसकी पोल पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि कागजी एग्रीमेंट से अगर सरकार ये समझती है कि वो एक लक्ष्य को पूरा कर रही है, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है कि राज्य को मिलने वाला, ये एक बड़ा भ्रम है। इन्वेस्ट वो माना जाएगा जो धरती पर उतरेगा, जब लोग यहाँ आकर के अपने उद्योग धंधे लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और हकीकत में काम करेंगे। तो इस ढंग के कागजी आंकड़ों से जनता को भ्रम में डाल करके सरकार अपने आप भी गुमराह हो रही है और लोगों के सामने केवल झूठ परोस रही है। सरकार केवल सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके के आयोजन करवाती है और ये केवल बजट की फिजूल खर्ची है। पिछली सरकार में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इन्वेस्टर समिट करवाया था और लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट MOU होने की बात कही, लेकिन
आज वो सारे इन्वेस्टमेंट के एमओयू कहीं भी धरातल पे नहीं है। और इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो एनडी तिवारी जी के टाइम पे जितनी इंडस्ट्रीज आई वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज केवल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज साबित हुई और टैक्स हॉलीडे का फायदा उठाकर वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज यहाँ से लगभग 50% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ से चली गई। इससे थोड़ा सा और पीछे जाएं तो उत्तर प्रदेश के समय में यहाँ पर सिमली, कर्णप्रयाग, चमोली जैसी जगहों पे, तमाम जगहों पे औद्योगिक आस्थान बनाए गए थे, लेकिन उन जगहों पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी। वो आस्थान आज भी ज्यों की त्यों खाली पड़े हुए हैं। भुवन चंद्र खंडूरी जी के टाइम पे एकीकृत औद्योगिक नीति बनाई गई थी, वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है, परवाह नहीं चढ़ी। पहाड़ों में इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगभग शून्य है। तो हमारी राय ये है सरकार को कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर सुर्खियां बटोरने के बजाय धरातल पे जो इंडस्ट्रीज के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सुधारने का काम किया जाए। यहाँ पर बिजली इतनी कम मात्रा में उत्पन्न हो रही है। अधिकांश बिजली जो उत्तर प्रदेश, हमारे जीएसडीसी का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश 1000 करोड़ रुपए सालाना उसका फायदा उठा रहा है बिना किसी बात के। सरकार को चाहिए कि इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत करने पे ध्यान दे। अगर बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट सबमिट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंडस्ट्रीज खुद ब खुद आएगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इन्वेस्टर्स समिट में रखा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में निवेश करने के कई कारण हैं। राज्य में पर्यटन, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। पहाड़ में प्राकृतिक सौंदर्यता है। बड़े छोटे पहाड़ हैं जहां पर माउंटेन रिंग व एडवेंचर की अन्य जगहों से सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा हिमालय के बर्फ से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, सरयू आदि शामिल हैं। शुद्ध पर्यावरण के साथ ही नैसर्गिक सौंदर्यता और विश्व प्रसिद्ध 4 धाम है। वहीं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को इस समिट में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री से कई परियोजनाओं के लिए बजट भी मांगा है। मुख्यमंत्री ने विशेष वित्तीय सहायता के रूप में 3000 करोड़ रुपए देने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है। इसके तहत जॉलीग्रांट हवाई अड्डे के उच्चीकरण को विशेष वित्तीय सहायता के रूप में 3000 करोड़ की वित्तीय सहायता का अनुरोध सीएम ने किया है। मंत्री जी को मैंने चूंकि पूरे ऑपरेशन के दौरान जिस प्रकार से उनका हमको मार्गदर्शन, सहयोग और सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी और सभी विभागों का समन्वय, केंद्र सरकार के सभी एजेंसियां और दूर दूर से मशीनें जो हमको उपलब्ध हुई, उनका लगातार हमको मार्गदर्शन मिला। मैंने उनका धन्यवाद किया और साथ में डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में उनको आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त जो हमारे बहुत सारे यहाँ के प्रोजेक्ट हैं जिसमें नैनीसैनी हवाई अड्डे का जल्दी से जल्दी वहाँ हवाई सेवा शुरू करना, देहरादून पंतनगर का एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाना, चिन्यालीसौड़ को सेना को देना, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को, जो हमारे यहाँ की विद्युत परियोजनाएं जिन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन परियोजनाओं को हमको अनुमति देना, देहरादून में सौंग डैम जल्दी से जल्दी स्वीकृत करने के लिए उसकी धनराशि आवंटित करने के लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में जो मानसखंड मंदिर माला परियोजना है उसका मास्टर प्लान, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुंजी के मास्टर प्लान की बात की है, गढ़वाल कुमाऊं कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने कहा है, उन सभी पर मैंने अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हमको जो है इस प्लान की भी स्वीकृति दें। भारत सरकार के स्तर पर कुछ रोडों का चौड़ीकरण होना है, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उनका नामांकित होना है, उनका परिवर्तन होना है, उन सभी पर मैंने उनसे अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त राज्य की जो विकास की योजनाएं केंद्र से चल रही हैं और जोशीमठ में जो अभी धनावंटन हुआ है उसके लिए भी मैंने उनका धन्यवाद किया। कुल मिलाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब 2 दिन से भी कम का समय रह गया है। सरकार पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। वहीं सीएम धामी ने इससे पहले ही 2.5 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षर होने का दावा किया है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि धामी सरकार को बड़ी सफलता मिल गई है? क्या इस समिट के बाद उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
अब हम बात करेंगे किस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष है जो ऐतराज दिखा रहा है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, आज हमारे साथ चर्चा में रहने वाले हैं। और डी.के. पाल साहब आगे जुड़ेंगे। फिलहाल शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से, और सुभाष झा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जपेंद्र जी के साथ में शुरुआत करते हैं। जपेंद्र जी, इन्वेस्टर्स समिट बहुत बेहतर चीज होती है अगर जिस तरीके से बात बताई जाती है उस तरीके से पूरा का पूरा जो आपका एक खाका होता है वो धरातल पर उतर आए तो। लेकिन क्योंकि पिछला रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं रहा, शायद 2018 में जिस तरीके से बातें हुई थी, दावे हुए थे, वादे हुए थे, उन पर काम नहीं हुआ। इसी के चलते आज विपक्ष भी मजबूर है आप पर सवाल उठाने को। वो तो 18 के समिट को लेकर श्वेत पत्र भी मांग रहा है, इसीलिए ऐतराज दिखा रहा है। तो आखिर क्यों बीजेपी इतना सब कुछ छुपा रही है, सरकार इतना सब कुछ छुपा रही है? क्लियर कर दीजिए ना एक बार तस्वीर। अनम्यूट सर। हमारी तरफ से अनम्यूट है। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। निश्चित तौर पर इस इन्वेस्टर समिट के बाद इन्हें हम श्वेत पत्र देने जा रहे हैं। पिछला भी इनके सामने आ जाएगा और नया भी इनके सामने आ जाएगा। सांच को आज क्या। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश के विकास को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और भविष्य के उत्तराखंड को लेके योजनाएं बना रही है, उसमें और कोई सभी सरकारें करती है। भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे बढ़कर कर रही है, कांग्रेस ने अपने राज्यों में नहीं करा। या आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो क्या हिमाचल के अंदर कांग्रेस इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए योजनाएं नहीं लाती है? लाएगी ना। अभी भले ही अभी नई सरकार बनी है, लेकिन ये योजनाओं का हिस्सा होता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भाई आपने, ठीक है, आपने इतने जब आपको उत्तराखंड में मौका मिला, आपने उत्तराखंड में वो सब नहीं करा जिसकी उत्तराखंड को आवश्यकता थी। ले दे के आपके पास एक ऐसे नारायण तिवारी जी के रूप में ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने थोड़ी सी इज्जत कांग्रेस की बचा दी और अपने कार्यकाल में जो किया वो किया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यत्न करे, कम कामयाब हुए, ज्यादा कामयाब हुए, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने करे और उसके बावजूद उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स आई। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करने के आदी हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें उत्तराखंड को 25वीं वर्षगांठ से पहले जो उन्होंने संकल्प लिया है उसके दृष्टिगत वो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली को भी जारी रखते हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास आज 2 लाख से ज्यादा का 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टर्स आ चुका है। अब कई अनुबंध होने हैं, अब ये 2 दिन के समिट में और बाकी भी होंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि हम युवाओं के भविष्य का उत्तराखंड बनाए, एक विकसित उत्तराखंड बनाए। 25वीं वर्षगांठ से पहले जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, युवा मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो प्रण लिया है, उस प्रण को हम सब पूरा करें। तो इसमें कांग्रेस का फर्ज क्या बनता था कि अच्छे सुझाव के नहीं, देखिए कांग्रेस का फर्ज, तो आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने सवाल की शुरुआत में ही जपेंद्र जी आपसे यही कहा था ना कि जिस तरीके की बातें और वादे होते हैं, अगर ये पूरे तरीके से धरातल पर पूरे हो जाएं तो ये एक बहुत अच्छा प्लान होता है, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन बात ये है ना कि दूध का जलासर छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि 18 में आपका रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं रहा, शायद इसीलिए सवाल उठने लग जाते हैं। और आपने कहा ना कि हम तस्वीर पेश करने जा रहे हैं सच को आज क्या, लेकिन देरी जब होती है तब सवाल भी उठते हैं, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और अब सवाल वो पूछेंगे, वो विपक्ष में है, उनका पूछना लाजमी है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे और आशीष नौटियाल साहब के पास जाते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। आशीष साहब, भाई जपेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बौखला जाती है, जब भी सरकार प्रदेश के हित में कोई काम करती है कांग्रेस बौखला जाती है, कांग्रेस को तो सवाल पूछने की आदत हो गई है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो सुझावों की भी आदत होनी चाहिए, सुझाव देने की भाई। ठीक है जतिंदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप ओवर अचीव कर गए। 2.5 लाख करोड़ बोला, आप तो उससे भी ऊपर चले गए, तो बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस तरह इन्वेस्टमेंट आता रहे और हमारा राज्य तरक्की करता रहे, तो फिर बात ही क्या है। हाँ। हम तो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए, पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ कागजों में और ख्यालों में आना ये एक अलग चीज है।
आज जरूर अब दिख रहा है बाजारों के अंदर कि सड़कें साफ की जा रही है, इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर सफाई हो रही है। कुछ वो ना हो, इतना तो मिला चलो उत्तराखंड वालों को, कुछ साफ सफाई तो मिल गई। जितनी गंदगी आप लोगों ने कार्य की थी, इतने सालों से हम जो गंदगी देख रहे थे स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो गंदगी कुछ खत्म हुई है, ये चीजें दिख रही है। निश्चित ये चीजें बाजार में जाओ तो दिखता है। लेकिन हाँ, और उम्मीद हम भी करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले और सब अच्छा हो, इसके लिए कौन बुराई चाहेगा। हम भी इस उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड के हित के लिए सोचते हैं। आप कहते हैं हम जब भाजपा कुछ करती है तो हम क्यों बोलने लग जाते हैं। हम इसलिए बोलने लग जाते हैं कि भाजपा करती कम है और बोलती ज्यादा है। झूठ बोलने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं आप लोग। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को, देश को ठगने का काम किया है। आप वो लोग हैं जब सत्ता में आए थे तो आपने कुछ अलग बातें बोली और उसके बाद कुछ अलग हुआ। आप वो लोग हैं जब 350 रुपए का सिलेंडर आपको जो डायन लगता था और आज 1100 रुपए का सिलेंडर आपको जरीबी, इसीलिए 3 राज्यों में जनता आपको हरा देती है। कैसे करें? नहीं यार, मैं आपको हराने की बात कमाल है। अभी ताजा उदाहरण हराने की बात सुनो जपेंद्र भाई, 8 करोड़। ठीक है जपेंद्र जी, सुन लीजिए, हार जीत लगी रहती है। कर्नाटक में आपको भी जनता ने स्वीकारा है। बिल्कुल, 8 करोड़ 81 लाख वोट अगर आपको मिले हैं तो हमें, ठीक है, हमारा जहाँ एक विधायक था 9 हो गए। ठीक है जपेंद्र जी, हमारे हैं। हाँ, लेकिन अगर ठीक है जपेंद्र जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आएंगे आपके पास। अपनी बारी पर आप काउंटर करिएगा जपेंद्र जी। भरोसा कर रही है, मत बोले आप। सुने जपेंद्र जी प्लीज, अभी प्लीज। एक बच्चा ऐसा होता है जब एग्जाम देने जाता है, खाली एक क्वेश्चन पढ़ के आ जाता है, उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और फर्स्ट आ जाता है। और एक बच्चा ऐसा होता है 99 क्वेश्चन पढ़ के जाता है और उसकी किस्मत खराब होती है, एक क्वेश्चन वो वाला नहीं पढ़ के जाता और फेल हो जाता है। तो उसको फेल नहीं कहेंगे, ज्ञान ज्यादा किसको है उसको देखें। हमारा वोट बैंक आपसे ऊपर है। आज हमारी जो वोट बैंक है, आप देखिए, आप 4 राज्यों का मंथन शुरू हो गया है। सब मंथन कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। और निश्चित हमने देखा जनता हमारे साथ है। लेकिन हाँ, किस मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आपके मुद्दे, सच्चाई है ये बात की, आपके मुद्दे कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे मुद्दों के ऊपर भारी पड़ गए। हम लोग बात कर रहे थे अच्छी शिक्षा की, अच्छे रोजगार की, स्वास्थ्य की, और आप बात कर रहे थे कि धर्म संकट में है, मुद्दे आपके भारी पड़ गए। आपके मुद्दे जपेंद्र जी बीच में नहीं, गलत चीज है। जपेंद्र जी ठीक है, हम मान रहे हैं आप बहुत अति उत्साह में है। ठीक है जपेंद्र जी, आप अति उत्साह में, 3 राज्यों में आपकी जीत हुई है, लेकिन ठीक है, सुन लीजिए उनको भी। आप राजनीति करते हैं इसलिए आप जीतते हैं, सच की राजनीति नहीं करते। आप लोग झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को डराने की राजनीति करते हैं। अगर डबल इंजन नहीं रहेगा तो सारा विकास रुक जाएगा, सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस तरीके की आप जनता को डराने की कोशिश करते हैं, तब जाके आप राज करते हैं। और हम इस तरह की हरकत नहीं करते। हमने आपको कई बार पहले भी डिबेट में बताया, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया। और वो लोग हैं जिन्होंने, ठीक है, देखिए आशीष जी, हम अभी हम उपलब्धियों पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम उपलब्धियों पर बात नहीं कर रहे हैं। बात इन्वेस्टर समिट को लेकर हो रही है। इन्वेस्टर समिट को लेकर हो रही है। एक तरफ ये बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आप विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर समिट अगर आएगा तो फायदा है प्रदेश के लिए। फिर आखिर क्यों आप इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हम चाहते हैं और हमारे ही टाइट करने की वजह से अच्छा होगा तो। जपेंद्र जी प्लीज, आपस में डिबेट तो नहीं हो रही ना। जपेंद्र जी, मैं आपके बारे में जब आऊं आपके पास, अब तभी आप बोलेगा प्लीज। ठीक है, देश को नोच खाने का काम करते हैं। हाँ। लेकिन हमारे ही दबाव और प्रेशर के कारण अगर कुछ सही काम हो रहा है तो हमारे कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो वो लोग हैं जो घर घर के अंदर शराब पहुंचाने का काम कर रहे थे। एक घर के अंदर 40 लीटर शराब रखने का काम कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आपको लग रहा है कि सवाल पूछने से चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम सुभाष जी के पास। हाँ ठीक है, बने रहिए जपेंद्र जी, आएंगे आपके पास। सबको सुन लीजिए, सब आपके उसमें ही सवाल करेंगे। अभी यूकेडी भी आपको बोलने जा रही है। शांति प्रसाद जी, इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री से भी, यानी कि डबल इंजन की सरकार होने की बात आपके प्रदेश सरकार भी कहती है कि भाई हम तो डबल इंजन की मदद से अपने प्रदेश को सबसे बेहतर राज्य बनाने की ओर अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं और उस मकसद के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी आप मिलकर अगर सवाल उठा रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर, तो समस्या कहां है? आपको कहां पर लूप होल नजर आता है? देखिए गरिमा जी, हाँ, जो डिबेट आपने रखी है, मैं डिबेट पर ही रहूंगा, उधर नहीं जाऊंगा, ये आपको मैं बता दूं। आज आपने जो टाइटल रखा है, इन्वेस्टर समिट आएगा और विपक्ष को इसमें ऐतराज, हाँ, का आगाज और विपक्ष को ऐतराज, ये जो आपने आज टाइटल रखा है, हमें ऐतराज नहीं है। कौन विपक्ष का नेता कहेगा कि राज्य में विकास हो और हम कहेंगे नहीं हो?
हम कह रहे हैं कि भाई 2018 में 1,85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात आपने करी थी, वही चुनाव से ठीक पहले, और उसमें हम यही तो कह रहे हैं आप श्वेत पत्र जारी कर दो, कितना पैसा आया, कितने लोगों को रोजगार दिया, बताओ। ये हम ना पूछें, ये हमारा काम है। और आज फिर अभी आपने किसी चैनल पर बैठकर ये पता लगा कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया इंतजाम, और मुख्यमंत्री जी कह रहे 3 लाख करोड़ का कर दिया इंतजाम। अच्छा, अब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो भाई हमारा पूछना भी तो बनता है कि भाई कहाँ करोगे इन्वेस्ट, पीछे का तो बता दो। ठीक अब है, मैं लेकिन शांति प्रसाद जी, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए? क्योंकि अभी तो वो सिर्फ फेंक रहे हैं, ये आपके लिए भी एक इमेजिनरी चीज हुई ना, अभी तो समिट शुरू भी नहीं हुआ। गरिमा जी मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी बीच में अगर जरा सा भी सिस्टम आउट होगा तो मेरा कहने का मतलब खत्म हो जाएगा। नहीं, आप कंप्लीट हम करिए ये कह सर। रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव पहले था तब भी यही बात हुई, और इसमें मोहर लग रही है कि इधर इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इधर से जो है प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है, 4 महीने के बाद फिर चुनाव है। आप क्या इसको इससे नहीं देख रहे हो, इस एंगल से? तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण का जो हवाला करती है, मैं यमकेश्वर क्षेत्र से हूं, मेरे यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है, मेरे गांव के लोगों को किमसार मोटर मार्ग नहीं मिल रहा, बीन नदी का पुल नहीं मिल रहा, विकास की योजनाएं इसलिए रुक रही है क्योंकि हम वनीय क्षेत्र में वन अधिनियम हमारे विकास को रोक रहा है। दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी जो है जॉली ग्रांट में 17,000 पेड़ काट के 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रही है, किस बात पर? कि हम जो है एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मूल निवासियों के लिए तो आप विकास की योजनाएं वन अधिनियम के कारण रोक देते हो, और आप जब किसी उद्योगपति को कोई दिक्कत हो रही है तब आप ऑल वेदर रोड भी बनाने की बात कर देते हो, तब आपके लिए वन अधिनियम कानूनी है। ताज होटल खुले तो गंगा के किनारे वो उसके लिए एनजीटी नहीं है, मगर गांव का व्यक्ति यदि कोई चाय की ठेली लगा दे तो उसके लिए एनजीटी का कार्यक्रम। तो क्या हम ना बोले? हमारा ये कहना है कि ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव का आगाज है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, फिर बड़े बड़े जुमले फेंकेंगे, और जनता उत्तराखंड की बोली है, वो जुमलों में, आश्वासन में और भाषण में इनको सत्ता दे रही है। उन्हीं के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, वही फांसी खा रहे हैं, वही उत्तराखंड के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टर समिट ना करते, बल्कि वो जो एकता विहार में जो युवा बेरोजगार संघ बना है, उनके चरण पकड़ के कहते हैं हमारी बेइज्जती मत करो भैया, ये संघ खत्म करो, हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। लेकिन बात तो ये है ना कि देखिए, इन्वेस्टर समिट किस लिए हो रहा है? मुझे लगता है सबसे पहले तो इसका मकसद समझना जरूरी है, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समझाए। नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी इन्वेस्टर समिट 4 महीने तक बड़ा बड़ा बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे, ऐसा लगेगा कि उत्तराखंड के बच्चे को घर में रोजगार मिल गया। ठीक है, आप इस पर सुभाष जी से जानते हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, वो उस बात को बेहतर बता पाएंगे। फिर अमित शाह आगे आएंगे कि तुम्हें तो पता ही है हम तो जुमलेबाज हैं, हमने 15 लाख का जुमला दिया, लोकायुक्त का जुमला दिया, 50,000 की नौकरी का जुमला दिया, उत्तराखंड में से राजधानी का जुमला दिया। ठीक है, यानी आपको इन्वेस्टर समिट भी एक जुमला लग रहा है, एक इवेंट के तौर पर लग रहा है। ठीक है, जुमलों में जब हमको जनता ने सत्ता दे दी तो विकास करना क्यों है? ठीक है, रोजगारों पर झट पड़ेंगे। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, हो गया, ये भाजपा का मॉडल है। और ठीक है, हो गया। सुभाष जी देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस से आशीष जी ने कहा कि हम सवाल क्यों ना उठाएं, हम अगर पिछले समिट को भी लेकर श्वेत पत्र मांग रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमको घोटाला लगा, क्योंकि हमको वहां पर भी राज्य का पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दिया, और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर है। शांति प्रसाद जी ने कहा कि भाई ये तो जुमला है, इवेंट करने की इनकी आदत है, ऐसा दिखाने की, दर्शाने की आदत है, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर समिट मैंने पहले ही सबसे पहली बात में कहा था कि बहुत बेहतर चीज है अगर पूरी तरीके से सफल हो जाए तो, लेकिन जो इनकी मंशा है, जो इनकी कार्यशैली है, इसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि क्या ये चीजें धरातल पर वैसी ही दिखाई देंगी, वैसी ही उतरेंगी? क्या प्रदेश के हित में होंगी, लोगों को फायदा देंगी, निवेशक आएंगे वाकई में, या इतना बड़ा ये तामाझामा जो बनाया गया है ये क्यों है? जपेन जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, सबको सुन ली, चर्चा में सबकी बात जरूरी है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ सुभाष जी, आवाज आ रही, बोलिए। देखिए सर, प्रथम बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते धामी जी को ये हक है कि प्रदेश की बेहतरी कैसे हो इसके लिए वो काम करें, और इसके लिए वो काम कर रहे हैं।
अब रह गई बात कि लोगों का चूंकि अपना तजुर्बा है, इस प्रदेश का अपना तजुर्बा है, और केंद्रीय स्तर के नेताओं के से भी इस प्रदेश के लोगों का अपना तजुर्बा हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे सस्ते पेट्रोल हो, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे 2 करोड़ की नौकरी हो, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से लोग शक की निगाह से देखेंगे। विपक्ष को हक है अपनी बात कहने का, और विपक्ष अपनी बात कहेगी। उसके बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत वाला मसला भी है, जो बड़े बड़े डंके पीटे गए थे, बड़े बड़े ढोल पीटे गए थे कि ये आ गया, वो आ गया, क्या आया, वो आज भी भाजपा बताने की स्थिति में नहीं है, इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, जो सिडकुल बना यहाँ सिलाकुई में, और जो सिडकुल बना वहां रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, वहां सिडकुल में अभी बहुत सारी कंपनियां, लगभग 65% कंपनियां जो बताते हैं, हो सकता है 5% कम हो, 2% ज्यादा हो, तो वो कंपनियां यहां से धीरे धीरे चली गई। अब सवाल ये उठता है कि जब हम एक तरफ आप नए नए चीजों को लाएंगे, और जो चीजें स्टेबल हैं वो चीजें ठहर नहीं पाएंगी, तो आप पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हम अपने यूकेडी के प्रवक्ता महोदय से और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई, दोनों भट्ट भाई और नौटियाल भाई, दोनों भाइयों से कहेंगे कि भाई साहब अब जो है मुहाने पर खड़ा है, अब सारे मेहमान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि 3 लाख करोड़ का इंतजाम हो गया है। वो 2.5 लाख 3 लाख करोड़ दरअसल ये है कि ये लोग तय नहीं कर पाए कि बोलना क्या है, इस वजह से 50 लाख करोड़ जो है बढ़ घट गया है। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल जो है इसमें माहौल अभी होने दीजिए, अभी जय जय कीजिए। इसके बाद जो है 10 दिन 15 दिन बाद जब ये बीत जाएगा, अभी विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उसके बाद पूरी निर्ममता और निष्ठुरता के साथ जो है इसका विश्लेषण किया जाएगा। कि अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसका नतीजा क्या निकला और उसके नतीजे क्या हुए, और इस पे सवाल करिएगा। फिलहाल ये समय है कि हम लोग जो है अभी मुख्यमंत्री को सहयोग करें, मुख्यमंत्री एक अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए, ये अच्छी चीज थी कि मुख्यमंत्री को सहयोग करने की बात सामने आई है। मुझे लगता है विपक्षी भी इस बात को समझे। मैं मानती हूं कि विपक्षों का सवाल पूछना बहुत जरूरी है, बहुत ठीक भी है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, और सत्ता पक्ष ठीक काम करे इसको लेकर एक दबाव भी बनता है। लेकिन थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इंतजार नहीं करेंगे किसी भी चीज के पूरे होने का, उससे पहले ही उस पर सवाल उठाने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। खैर, जपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, मुझे लगता है सबकी बातें आपने सुन ही ली है, बताइए आप। अंत में सभी साथियों ने ये कबूला कि भाई अगर मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। तो सभी ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में अच्छा हो, उत्तराखंड में निवेश हो, उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे जाए। तो ठीक है, थोड़ा सा संयम जरूरी है, राजनीति को एक किनारे करके थोड़े दिन इंतजार कीजिए और देखिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी अपनी सरकार है, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार आपकी अपनी है, और सरकार के मुखिया अगर प्रदेश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसे धरातल पर उतार रहे हैं और उसे साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सहयोगी की भूमिका से आना चाहिए। और प्रदेश के प्रति जो आपका दायित्व है, उस दायित्व को भी निश्चित तौर पर निभाना चाहिए। एक उत्तराखंडी होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि आप आने वाले मेहमानों का स्वागत करें। आप ये आशा रखें कि जो होगा अच्छा होगा और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। लेकिन सर, कुछ ऐसी चीजें नहीं हो जाती जपेंद्र जी, कुछ ऐसी चीजें नहीं हो जाती जहां पर बहुत छोटी गलतियां लगने लग जाती हैं, जैसे आंकड़ों का ये मेल न खाना। अभी उस पर हंस लिया गया आपकी इस बात पर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। मुझे लगता है एक बड़े दल को, जो अपने आप को एक इतने जिम्मेदार लोग कहते हैं, वो ऐसी गलती ना करें कम से कम। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? हाँ, नहीं, मैं सुन रही हूँ कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। और हमारा 2.5 लाख करोड़ तो हमारा टारगेट हम मान के चल रहे थे कि ये करें, लेकिन हम अपने टारगेट को पार कर गए। हम अपने टारगेट को पार कर 3 लाख। देखिए हम अपने टारगेट को पार फिगर जब इन्वेस्टर समिट्स में हमारे कितने MOU साइन हुए हैं, किस आंकड़े को हमने क्रॉस करा है, धरातल पर क्या हम उतारने जा रहे हैं, सब तस्वीर साफ हो जाएगी।
आप ठीक है, अभी हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि इस फिगर के ऊपर, क्योंकि ये ठीक है। देखिए वो अच्छी बात है, हम सब यही चाहते हैं कि वो फिगर जो आपने एक तय किया ना पैमाना उससे भी ऊपर जाए, क्योंकि जब समिट होगा उस दौरान उम्मीद और है, नो डाउट है कि हम इससे आगे बढ़ चुके। ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं। ये हो गया। लेकिन एक सवाल जपेंद्र जी मेरा आपसे है, आपने इन सबके सवालों का जवाब दिया, मेरा भी एक सवाल है, वो ये कि क्या आपका प्रदेश तैयार है एक बड़े निवेश के लिए? क्योंकि कई ऐसी चीजें हुई हैं जो निवेशक आएंगे, बड़े बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योगों को निवेश करने के लिए, आपने अपने प्रदेश में कितनी तैयारी की है? क्योंकि सवाल इसको लेकर भी उठे हैं कि आपके पास जमीन कहां पर है सर, आपके पास सुरक्षा कहां पर है, उन निवेशकों के उद्योग को सुरक्षित आप रख पाएंगे? ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और देखिए उसमें ज्यादा नुकसान होता है कि एक निवेशक आया, उसने आपके प्रदेश में इन्वेस्ट किया और शायद कुछ गलतियां या कुछ कमियों के चलते वो अगर उस निवेश को बंद करता है तो नुकसान ज्यादा होगा। सबसे पहले लैंड बैंक की शुरुआत हुई थी जिस दिन सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी तैयारी शुरू की। हमने कई डिबेटों में चर्चा करी और सबसे पहले लैंड बैंक इकट्ठा करने की जो हमारी विभिन्न विभागों की जो गवर्नमेंट की लैंड है उसे मुक्त कराकर वो एक लैंड बैंक खड़ा किया गया, मैदानों के अनुरूप और पर्वतीय जनपदों के अनुरूप। के पर्वतीय जनपदों में किस तरह का इन्वेस्टमेंट होना है, मैदानों में किस तरह का इन्वेस्टमेंट होना है, सभी सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास लैंड बैंक पर्याप्त है और उस पर्याप्त लैंड बैंक को आधार बनाकर ये एक टारगेट तैयार किया गया कि अगर इतने लैंड बैंक में हम लोगों को किस तरह के उद्योगों को यहाँ पे लाना उचित रहेगा और जो प्रदेश की प्रगति में भी सहायक हो, रोजगार देने में भी सक्षम हो, तो लैंड बैंक तो पर्याप्त है। और उस पर्याप्त लैंड बैंक के बाद भी सरकार रुकी नहीं है, उस लैंड बैंक को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। वो इस स्थिति के लिए कि अगर भविष्य में निवेश बढ़ता है, निवेशक इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो हो रहा है, क्योंकि जो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसका संदेश पूरी दुनिया में गया, एक बहुत सार्थक संदेश गया कि अगर जितना इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार ने जान लगाई है और इन्वेस्टर समिट के बाद उद्योगों को लेकर, बाकी विकास की चीजों को लेकर अगर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की तेजी इसी तरह से रही तो निश्चित तौर पर हम भरोसा जगाने में कामयाब हुए हैं। सर आप थोड़ा सा भटक गए अपने उदाहरण को देने में, आप थोड़ा सा भटक गए अपने उदाहरण को देने में और अपनी वाहवाही गिनाने में। मैं ये कहूंगी ठीक है, मैंने पहले भी डिबेट्स में एक बार हमारे साथ में और प्रवक्ता थे, उनके साथ में भी हमने कहा था, और वहां बात यही कि देखिए ठीक है आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अपनी उपलब्धि के तौर पर देखते होंगे, लेकिन सर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपके ऊपर ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप अपनी उपलब्धि गिनाने में पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? आपके प्रदेश में आपके बड़े प्रोजेक्ट के तहत एक सुरंग का निर्माण हो रहा है और उसी में एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 41 जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। क्या वो हादसा बड़ा नहीं था सर? रेस्क्यू ऑपरेशन पर उपलब्धि ठीक है, लेकिन उस हादसे पर जिम्मेदारी से बचना क्यों? आप ये कैसे भूल गए कि डे वन से हमने कहा है कि हमने इस घटना से सीखा है, हमने इस घटना से वो सीखने की चीजें नहीं है सर। अगर ये 41 लोगों की जान पर बन आती, इनमें से किसी को भी कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता सर? आपके प्रदेश में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके एक सुरंग में काम कर रहे थे ये श्रमिक, तो उपलब्धि के तौर पर कम से कम उस चीज को गिनना मुझे लगता है छोड़ दीजिए। कैसे गिनना छोड़ दें? नहीं सर, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि या तो उस गलती को स्वीकारिए, ये सीखने के लिए ये कोई यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं चलता ना जपेंद्र जी। आप 41 जिंदगियों को दांव पर लगाकर सीखने जाएंगे क्या? का कोई मोल ही नहीं डालेंगे आप उन एफर्ट्स का, उन प्लानिंग्स का, उन थिंक टैंकर्स का, इतने सीनियर लोग उसमें लगे, आप उनका कुछ मोल ही नहीं डालेंगे। ये तो ठीक है, एक एक करके हाँ। उस कंपनी का मालिक कहाँ गया जिसका टर्नल में मजदूर फंसे थे, वो कहाँ भाग गया? ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं जपेंद्र जी देखिए, मैं मानती हूँ, मैं रेस्क्यू टीम या ये सरकार के प्रयोग जिस तरीके से जो भी कार्यशैली रही हम सब उसकी सराहना करते हैं। ऐसे ही आपत्ति, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। नहीं, हमने आरोप इसलिए नहीं लगाया, हमने आरोप इसलिए लगाया कि सर वहां पर मुझे लगता है उसका श्रेय, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वहां गलती भी हमारी है। अब हमने एक गलती की, उसको सुधारने के लिए हम किला फतेह कर जाएं तो उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो जाती ना, ये चीज स्वीकारनी पड़ेगी। ठीक है,
हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों ने मेहनत करी। बिल्कुल, सरकार रेस्क्यू का तो ठीक टीम है, की efforts तारीफ था, करना निर्णय बिल्कुल था, लाजमी है। efforts था। नहीं, ठीक है। लेकिन क्या उन लोगों की मेहनत को हम इस बिल्कुल तरह नहीं, से मेरा नकार दें कहने कि का मतलब वो नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपने रेस्क्यू टीम को लेकर ये समझा तो आप गलत समझ रहे हैं। रेस्क्यू टीम की सराहना, और मैं तो आप सरकार को भी आपने नहीं इंक्लूड किया, लेकिन मैं सरकार की भी कार्यशैली उस मामले में ठीक है हम सराहते हैं, लेकिन हो गया, सरकार ने सीखा है, लेकिन और हो सरकार गया वो। निश्चित तौर पर अपनी ठीक है। जिम्मेवारियों से भाग नहीं रही है। सरकार ठीक है। हमेशा आपको हर किसी अरे इशू के सरकार ऊपर, हर कंपनी के किसी मालिक को प्रदेश बचा के रही है। मुद्दे के ऊपर ठीक है, ठीक है, नहीं जपेन जी आते हैं आपके पास। नजर आए। जपेन जी, सरकार ठीक है, कंपनी के मालिक को बचा ठीक रही है, जपेन जी, शांति प्रसाद जी शांत हो जाइए, अभी आते हैं आपके पास। डीके पाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी की ओर से, अभी भी चर्चा में आए, काफी देरी से आए। डीके पाल साहब के पास जाएंगे। पाल साहब, दून में जिस तरीके से अभी कार्यक्रम के आयोजन का प्लान बन रहा है, एफआरआई में बड़ा कार्यक्रम होना है, और इन्वेस्टर समिट बहुत बड़ा इवेंट है जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में गए, विदेश तक वो गए ताकि प्रदेश में निवेश हो सके। और वर्तमान में तो मुख्यमंत्री जो बड़े बयान देने हैं उनमें यही है कि हम प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। तो ये इन्वेस्टर समिट से विपक्ष को क्यों परेशानी है, क्यों इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा रहा है विपक्ष? पाल साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अनम्यूट कीजिए सर। ठीक है, ठीक है, बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। देखिए मैम, ये से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राज्य में इन्वेस्टर्स आएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, और जैसा कि सब लोग जानते हैं, कुंवर साहब भी जानते हैं कि 70% से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो अभी तक उत्तराखंड में नहीं मिला। हाँ, चलो हम ये भी मान लेते हैं मिलेगा, लेकिन ये पुनरावृत्ति है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो उससे पहले यहाँ के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक सबमिट करते हैं 2018 में, यानी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। अच्छा। और एजेंडा क्या है कि हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लाएंगे, यहाँ नई नई और फैक्ट्रियां लगाएंगे और उनमें नौजवानों को रोजगार देंगे। आज भी वही पुनरावृत्ति हो गई है। आज की पुनरावृत्ति में देख लीजिए, धामी जी उछल कूद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्यों, कौन मना कर रहा है भाई? यंग है, 50 साल के आसपास है, वो उनको कूदना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में अगर नहीं कूदते हैं और अगर पुनरावृत्ति केवल मात्र भर के लिए कूदते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये इवेंट है, मोदी जी का इवेंट है, और इस इवेंट में पिता काटने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बोला, मैं हमारे राज्य में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आ रहे, स्वागत है उनका, लेकिन एजेंडा इनके पास है क्या? कुंवर साहब के पास क्या जो 6000 एकड़ जमीन कहाँ है भाई? जरा उसका श्वेत पत्र जारी तो कर दीजिए। आपने कहीं किसानों की जमीन को अपना बता करके कहीं आपने ये तो नहीं कह दिया कि ये जमीन हमारी है, और फिर उनका विरोध आप कैसे झेलेंगे? उसके बाद आप देख लीजिएगा। मैं नहीं समझता, आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से मानती है कि ये इवेंट है, ठीक है, यानी आपको अगर एक शब्द और जोड़ दें, आपकी पूरी बात को कम शब्दों में कहें तो चुनावी इवेंट आपको लग रहा है। 24 बहुत नजदीक है, उससे पहले मोदी जी की ब्रांडिंग के लिए और बड़ा इवेंट किया जा रहा है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं सुभाष जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद जपेंद्र जी के पास आते हैं, आखिरी प्रतिक्रिया उनकी लेंगे। सुभाष जी, चुनावी इवेंट है, बीजेपी माहिर है इवेंट्स कराने में, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने देखा है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, राज्यों में हो या फिर देश में हो, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, लेकिन ये चुनावी इवेंट है। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली बात आई थी कि उनसे पहले भी इस तरीके का चुनाव हुआ था, इस तरीके का, माफ कीजिएगा, इवेंट हुआ था। क्या ये इवेंट आपको वैसा लग रहा है? अच्छा, एक बात हमें बताइए, मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी चुटकी भी समझ लीजिए, व्यंग भी समझ लीजिए और हकीकत भी समझ लीजिए। हाँ, ये बताइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इवेंट कराने का हक था और दामी जी नहीं कराएंगे इवेंट? ये कोई बात हुई क्या? हाँ। एक चीफ मिनिस्टर अगर इवेंट कराता है तो दूसरा चीफ मिनिस्टर उससे बड़ा इवेंट नहीं कराएगा? ये तो गलत बात है, ऐसी आलोचना करना। अब रह गई बात कि आपने कहा, अभी मैं थोड़ा सुरंग पर भी आऊंगा, चूंकि हमारे सर वक्त बहुत कम है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए, वक्त बहुत कम है। गर्मा जी जपेंद्र भाई पर आपने सवाल कर दिया था सुरंग पर, आप समझा कीजिए। हाँ। फिलहाल मजदूर निकल गए, उसको एंजॉय करिए, इस पे सवाल मत करिए कि माटी कैसे गिर गया, इस पे सवाल मत करिए कि ठेकेदार कौन था, इस पे सवाल मत करिए कि उसने चंदा कितना दिया, इस पे सवाल मत करिए। ये सब सवाल ये सब जायज सवाल नहीं है।
ये मैंने कहा ना कि बस जय जयकार करिए, ये जय जयकार की पार्टी है, इवेंट का इंतजार आप लोग इवेंट को एंजॉय करिए। ये सारे विपक्षी पार्टी लोग इवेंट, जब भी भाजपा कोई इवेंट करती है ये लोग एंजॉय ना तो किसी को करने देते हैं ना ये खुद कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये इवेंट अगर हो रहा है तो अभी मैं तो सीधी बात करता हूं कि अभी ये इवेंट हो रहा है, इवेंट ही मान लेते हैं। तो अभी कम से कम 2-4 दिन जो है कम से कम माहौल को बिगाड़िए मत, अभी माहौल को शांत रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है हमारे सर, जयपेंद्र ठीक भाई है, को ठीक भी है सर, enjoy आपके करने ठीक दीजिए, है आप लोग भी जपेन enjoy जी, करिए। बस एक लाइन बोलने का वक्त दे सकती हूँ, जल्दी से एक लाइन में कंप्लीट कर दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। ठीक है, सभी विपक्षियों को ये इवेंट लग रहा होगा, लेकिन आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और युवा मुख्यमंत्री का नजरिया एक विकसित राज्य को राज्य के तौर में स्थापित करने का है। हम अपना काम करते चले और जिस दिन काम के नतीजे आएंगे आप उस दिन भी इसे इवेंट ही मानिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि देखिए जो आप बात कह रहे हैं उस तरीके के नतीजे सामने आए, प्रदेश हित की बातों, प्रदेश हित की चीजें। पिछड़ों में 18वां नंबर है हमारा। ठीक है सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज इतना ही, बात को पूरा करिए, वक्त बहुत कम है। गर्मा जी जयपेंद्र भाई पर आपने सवाल कर दिया था सुरंग पर, आप समझा कीजिए। हाँ, फिलहाल मजदूर निकल गए, उसको एंजॉय करिए, इस पे सवाल मत करिए कि माटी कैसे गिर गया, इस पे सवाल मत करिए कि ठेकेदार कौन था, इस पे सवाल मत करिए कि उसने चंदा कितना दिया, इस पे सवाल मत करिए। ये सब सवाल ये सब जायज सवाल नहीं है। ये मैंने कहा ना कि बस जय जयकार करिए, ये जय जयकार की पार्टी है, इवेंट का इंतजार आप लोग इवेंट को एंजॉय करिए। ये सारे विपक्षी पार्टी लोग इवेंट, जब भी भाजपा कोई इवेंट करती है ये लोग एंजॉय ना तो किसी को करने देते हैं ना ये खुद कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये इवेंट अगर हो रहा है तो अभी मैं तो सीधी बात करता हूं कि अभी ये इवेंट हो रहा है, इवेंट ही मान लेते हैं। तो अभी कम से कम 2-4 दिन जो है कम से कम माहौल को बिगाड़िए मत, अभी माहौल को शांत रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है हमारे सर, जयपेंद्र ठीक भाई है, को ठीक भी है सर, enjoy आपके करने ठीक दीजिए, है आप लोग भी जपेन enjoy जी, करिए। बस एक लाइन बोलने का वक्त दे सकती हूँ, जल्दी से एक लाइन में कंप्लीट कर दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। ठीक है, सभी विपक्षियों को ये इवेंट लग रहा होगा, लेकिन आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और युवा मुख्यमंत्री का नजरिया एक विकसित राज्य को राज्य के तौर में स्थापित करने का है। हम अपना काम करते चले और जिस दिन काम के नतीजे आएंगे आप उस दिन भी इसे इवेंट ही मानिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि देखिए जो आप बात कह रहे हैं उस तरीके के नतीजे सामने आए, प्रदेश हित की बातों, प्रदेश हित की चीजें। पिछड़ों में 18वां नंबर है हमारा। ठीक है सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज इतना